नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म को लेकर भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पुलिस आयुक्त से मिली। पुलिस ने लॉ कॉलेज में एंट्री की नहीं दी इजाजत। भाजपा का विरोध प्रदर्शन, कहा सच को छुपाने में लगी है ममता सरकार। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 12 की मौत, कई घायल। राहत बचाव अभियान जारी। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर, घाना से करेंगे दौरे की शुरुआत। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अर्जेंटीना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया की भी यात्रा का कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर में एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। छात्रों को डिग्री और प्रशस्ति पत्र किए प्रदान। एम्स को देश में चिकित्सा शिक्षा का बताया प्रतीक। गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर दिया जोर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला भवन गिरा। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज में बाढ़ का खतरा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई जांच समिति पश्चिम बंगाल दौरे पर है। इस बीच बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कोलकाता में पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा से मुलाकात की। भाजपा जांच समिति ने लॉ कॉलेज का दौरा भी किया। फैक्ट फाइंडिंग टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। भाजपा की जांच समिति ने इस मामले को लेकर राज्य की ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि ममता सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, और मैं कहना चाहता हूं इस देश का प्रत्येक जागरूक नागरिक, वह पश्चिम बंगाल की प्रत्येक बेटी और प्रत्येक बहन के पीछे खड़ा है। पिछले साल आपको मालूम है आरजी कॉलेज में क्या घटना घटी। उससे लगता है एक विशेष पैटर्न बन रहा है। विशेष पैटर्न ऐसा है कि कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है। प्रशासनिक लापरवाही, ममता दीदी की सरकार एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केस हैं। हमारे पास लिस्ट है, अग्निमित्रा जी ने आज लिस्ट दी है, होगा तो बाद में प्रेस में भी हम उसको रिलीज करेंगे। इतने केस हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके प्रति अपराध के, बहुत से केसेस में एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की जा रही है। इस बीच कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। लॉ कॉलेज के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कोलकाता सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। We have to stop it from the very root of it. He was an ex-student and he was there in this college, and only to just take control over the whole college. And why is that happening? Why are people who have not passed the examination getting into the college? It is not merit-based. It is just you take the money and you get people into the college. We cannot admit these kind of people because there are a lot of deserving candidates who do not get seats either for reservation or for people like these. And this is a very important issue because he was this type of a person who was not a member of this college, he was not a student of this college. After many years passed by, he is coming and saying that he wants to pursue an LLM into the college just to stay over here and have control. And this is not acceptable. Yeah. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली की पद्मा मंडल और सुरपिया मंडल गायन के पतियों की जघन्य हत्याओं के मामले की दोबारा सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य प्रायोजित अपराधियों को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सच्चाई को छुपाया गया। बंगाल सरकार द्वारा भरसक प्रयासों के बावजूद पाप को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सका। अंततः सत्य की जीत हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभारी हूं। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि माननीय संवैधानिक न्यायालय ने गरीबों और असहायों को शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के चंगुल से बचाने के लिए एक बार फिर अवतार की भूमिका निभाई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान के हाथ में है। यह हाईकमान पर छोड़ दिया गया है और उन्हें आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है। गौरतलब है कि खड़गे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पार्टी के अंदर हलचल की खबरें सामने आ रही हैं। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. High Command has got power to take further action, but unnecessarily one should not create problem. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा है। एक्स पर एक पोस्ट में तेजस्वी सूर्या ने लिखा, कांग्रेस हाईकमान एक भूत की तरह है। यह अनदेखा है, अनसुना है, लेकिन हमेशा महसूस किया जाता है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें लोग हाईकमान समझते थे वो भी इसका नाम फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि ये वो नहीं है। कितना भयानक है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची केमिकल इंडस्ट्री में सोमवार सुबह भीषण रिएक्टर विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच हुआ, जब फैक्ट्री की प्रशासनिक इमारत का हिस्सा धमाके से ढह गया। घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 150 कर्मचारी मौजूद थे। बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटा है। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं, जबकि केमिकल जलने से उठता घना धुआं राहत कार्य में बाधा बना हुआ है। आईजी सत्यनारायण मौके पर बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने केंद्र की एजेंसियों को राहत कार्य में राज्य सरकार के साथ पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में फैक्ट्री में आग लगने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी गई। पोस्ट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हैं। अपने शोक संदेश में उन्होंने उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की बात कही गई है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ ने तीसरे मानव निर्मित फाइबर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मित्र पार्कों की स्थापना और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर के रूप में कार्य करेगी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक कपड़ा क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला। वर्ष 2030 तक भारत द्वारा $100 अरब मूल्य के कपड़ा और परिधान निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव निर्मित फाइबर यानी MMF क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग से जुड़े हुए लोगों और भागीदारों को एक मंच साझा करने का अवसर मिला। इस सम्मेलन की थीम वैश्विक व्यापार गतिशीलता, मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करना था। India, with its rich textile legacy, cannot afford to stay on the sidelines of this global shift. We must lead it to its feet
strategy, and shared ambition. We are already seeing encouraging results, with several companies undertaking large-scale technology-driven investments. Complementing this progress, the PM Mitra Parks, already mentioned by my friends, complementing this progress, the PM Mitra Parks are being developed as world-class manufacturing hubs with shared infrastructure and strong industry linkages. India has set an ambitious target for crossing 100 billion USD in textile exports by 2030. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 p.m. onward. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत घाना से होगी। घाना के अलावा पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का भी दौरा करेंगे। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का घाना दौरा हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, घाना की संसद को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी घाना में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध के सचिव दम्मू रवि ने इसकी जानकारी दी। Honorable Prime Minister will be visiting Ghana on 2nd and 3rd July. This visit is happening after 30 years. The program is quite hectic on the day of the 2nd. There will be a ceremonial welcome for Honorable Prime Minister. There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. पीएम मोदी ब्राजील का भी दौरा कर रहे हैं। ब्राजील में पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। During the state visit to Brasilia, Prime Minister is scheduled to hold bilateral talks with President Lula. The program basically includes a ceremonial welcome on arrival, followed by a restricted meeting and a delegation level format talks, culminating with a lunch hosted by President Lula for Prime Minister Modi. The state visit will provide an opportunity to review the entire gamut of our partnership, including trade and investments, oil and gas, renewable energy, mining and critical minerals, defense and security, agriculture and livestock, healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, DPI, and also sports and people-to-people relations in general. BRICS Summit is taking place on 6th and 7th. Honorable Prime Minister will arrive on the 5th evening, but the main program is on the 6th. As you know, the format is very clear. There are full members, which are 10. There are about 12 partner countries. There are 8 invitee countries at the head of state, head of government level, and there are 7 heads of regional and multilateral bodies. The theme of the Rio Summit is strengthening global South cooperation for inclusive and sustainable governance.
The program on the 6th includes the first agenda item, the reform of the global governance, where only the full members will participate. And thereafter, there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format, where the leaders will discuss the agenda item, and all of this will be captured in the leaders' statements. India will be holding the chair of the BRICS next year, and which is why, in this context, Honorable Prime Minister's visit is even more important. भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और नागरिक भागीदारी के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से माई भारत 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी में तैयार किया गया है। इसके लिए दोनों विभागों के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस प्लेटफॉर्म को केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तौर पर डेवलप किया गया है। ये प्लेटफॉर्म युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये मंच स्मार्ट, समावेशी और उत्तरदायी तरीके से युवाओं को करियर परामर्श, स्किलिंग और सक्रिय भागीदारी से जोड़ने का काम करेगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से संबंधित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अंग्रेजों के समय से चली आ रही शिक्षा पद्धति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में बड़े स्तर पर बदलाव लाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों से संबंधित, युवकों से संबंधित जितने विषय हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो विभिन्न, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, उन सब को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एजुकेशन पॉलिसी 50-60 वर्षों से एक तरीके से चली आ रही थी। 50-60 वर्षों से वही एक तरीका जो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था, उसी अंग्रेज़ों की पद्धति पे चले आ रहे थे। दुनिया की पद्धति बदली है, दुनिया में अपेक्षाएं लोगों की बदली है, एजुकेशन सिस्टम को उसके साथ ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत थी। मोदी जी ने आके न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लिटरेसी पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को सही दिशा में मोड़ने के लिए माई भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज, यानी कि देश ये युवाओं का देश है। ये देश के युवाओं में जो संस्कार है, इस संस्कार को सही दिशा में मोड़ने के लिए, यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 में माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था। दोस्तों, ये देश का स्वभाव ये सेवा है, सेवा हमारा संस्कार है। इस संस्कार को उजागर करने के लिए देश के कोई युवा कोई सेवा की प्रवृत्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित भारत की औद्योगिक वृद्धि दर में इस वर्ष मई माह में
1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी मंत्रालय ने सोमवार को इस आशय के आंकड़े जारी किए। इस अवधि में विनिर्माण क्षेत्र ने मई में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.6% की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र में 23 उद्योग समूहों में से 13 ने मई 2025 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इनमें से मूल धातुओं के विनिर्माण में 6.4%, मशीनरी और उपकरणों के विनिर्माण में 11.8% और अन्य गैर धातु खनिज उत्पादों के विनिर्माण में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, जिसमें कारखानों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें शामिल हैं, मई में 14.6% की जोरदार वृद्धि इसमें देखी गई। राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही बड़ी सरकारी परियोजनाओं के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। पंजाब सरकार के खिलाफ पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। इसमें अनुबंधित कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई। साथ ही कर्मचारियों ने पंजाब में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे पंजाब में चक्का जाम किया जाएगा। हमारी मांगें पंजाब सरकार से कच्चे मुलाजमों को पक्के करने की, आउटसोर्सिंग ठेकेदारों को बाहर निकालकर मुलाजमों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की, सरकारी बसों की गिनती 10,000 की जाए और सर्विस रूल लागू किए जाए। इन मांगों को लेके पंजाब के जो कच्चे मुलाजम हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के, जिनमें पीआरटीसी और पनबस दोनों विभागों में काम कर रहे हैं, लगातार निरंतर पिछले 10-10, 12-12 साल से मुलाजिम काम कर रहे हैं, उनकी ओर से आज डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो पनबस के उनके गेट के आगे धरना दिया गया। इस धरना प्रदर्शन के लिए दौरान पुलिस ने हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट अविनाश साबले का कहना है कि आज देश में यूरोपीय देशों से भी बेहतर खेल सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ बातचीत में अविनाश साबले ने कहा कि खेलों के विकास को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का भी खिलाड़ियों को फायदा मिल रहा है। ये खास बातचीत देखिए। फिलहाल हम मौजूद हैं बेंगलुरु स्थित साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जहां पर खिलाड़ियों को एक चैंपियन बनने के लिए तैयार किया जाता है। और इस वक्त मेरे साथ खुद अविनाश साबले मौजूद है, जो कि ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। आप यहां पर पिछले कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बेंगलोर का साई सेंटर क्यों खास है किसी भी एथलीट के लिए? जैसे यहाँ बेंगलोर का साई सेंटर देखा जाए तो मतलब मुझे लगता है मतलब ये ट्रेनिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे मैं वर्ल्ड में और बहुत जगह पे मैंने ट्रेनिंग मतलब की है, तो जब भी मुझे लगता है कि जब मैंने यूएस में भी ट्रेनिंग की और जगह यूरोप में भी ट्रेनिंग की, तो वहाँ से लेके यहाँ जब आता हूँ तो मतलब बहुत अच्छा है। मैं तो 2017 से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जो मतलब ये साई बेंगलोर की ट्रेनिंग फैसिलिटी में जैसे फैसिलिटी है, एक जगह पे एक ही कैंपस में आपको 2 ट्रैक है, फिर आपको अगर कच्चे मतलब इसमें रनिंग करना है सॉफ्ट सरफेस तो वो भी है, प्लस अब हमें यहाँ पे रिकवरी के लिए मतलब जो रिकवरी का सेंटर है वो भी बहुत अच्छा है। और जैसे एक एथलीट को प्रैक्टिस के साथ साथ मतलब उसे एक मतलब अच्छी डाइट की ज़रूरत भी होती है, तो वो भी मतलब एक मतलब डाइट प्लान भी बहुत अच्छा है। से पहले जैसे जूनियर एथलीट को अगर वो फैसिलिटी नहीं मिलती थी, आज अगर देखा जाए तो यहाँ नए सभी एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल रही है। उनको सभी सीनियर एथलीट के मतलब जैसे फैसिलिटी मिल रही है। आपने बात की सुविधाओं की, टॉप स्कीम की के तरह ही टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप का भी शुरुआत किया गया है। अभी आगे अगले साल जो है एशियन गेम्स भी हैं। पिछली बार 100 पार था, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं और ये टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जैसे मैं 2018 से टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम में हूँ, तो जब भी मुझे मतलब उसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जैसे कंपटीशन मिलते हैं और ट्रेनिंग, अगर हम कहीं भी बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फिर हमें जैसे फॉरेनर कोचेस के पास अगर ट्रेनिंग करना है तो वो भी इजीली हो जाता। तो मुझे लगता है कि ये जो टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एथलीट के लिए। बिल्कुल अविनाश, ये तो एशियन गेम्स की बात की। अगला साल खिलाड़ियों के लिए और ज़्यादा अहम है, क्योंकि एशियन गेम्स के साथ साथ कॉमनवेल्थ भी है। आपकी तैयारी कैसी हो रही है और इस बार क्या उम्मीद करते हैं हम कि दोनों में हम गोल्ड लेके आएंगे?
आज देखो मतलब टारगेट तो यही है कि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता था, लेकिन इस साल मैं पूरा प्रिपेयर होके जाऊंगा कि हाँ मुझे कॉमनवेल्थ में शायद, मैं पिछली बार कुछ माइक्रो सेकेंड से सिल्वर जीता था, तो इस साल मैं अपना परफॉर्मेंस में मतलब और अच्छा इंप्रूव करूँ। तो ये थे अविनाश साबले जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार इनके साथ खड़ी है, वैसे ही ये सरकार से मिल रही सुविधाओं का प्रयोग करके खुद को बेहतर एथलीट बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर आने वाले एशियन गेम्स हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इसमें इस बार ये अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जरूर करेंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, बेंगलोर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।